बात तब की है जब भारत गुलाम था। ब्रिटिश सरकार जमकर भारतीयों पर अत्याचार कर रही थी। देश के लोग छोटी छोटी चीजों के लिए ब्रिटिश सरकार की दया के मोहताज थे। उसी बीच 15 नवंबर 1909 को ब्रिटिश सरकार ने इंडिया काउंसिल्स एक्ट पेश किया, जिसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं, जिसमें भारतीयों की सरकार के कामकाज में हिस्सेदारी बढ़ाने की वकालत की गई। उनका ये फैसला चौंकाने वाला था। ऐसा पहली बार हुआ था जब भारतीयों पर थोड़ी दया दिखाई गई हो। लेकिन सोचना ये है कि क्या ये फैसला किसी दबाव में लिया गया था? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स पर मोहनदास करमचंद गांधी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ब्रिटेन बंदूक के इस्तेमाल से जल्दी प्रभावित हो जाता है। ये संभव है कि लॉर्ड मॉर्ली ने इसी डर से इस रिफॉर्म्स पर सहमति जताई हो। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अहिंसावादी M.K. गांधी किस बंदूक की ताकत का जिक्र कर रहे हैं। किस्सा भारत के उस 25 वर्षीय युवा मदन लाल ढींगरा का है, जो लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। पिता साहिब ढींगरा भारत में सिविल सर्जन थे, जिनकी ब्रिटिशर्स से अच्छी पटती थी, और इस तरह वो एक रसूख वाले इंसान कहे जा सकते हैं। Madanlal Dhingra plays a very important role in the annals of India's freedom struggle, particularly the revolutionary movement. A young man who came in from Punjab with dreams in his eyes to become an engineer, trained in the United Kingdom, comes under the spell of all these fantastic leaders, from Shyamji Krishna Varma to Vinayak Damodar Savarkar to Madam Bhikaji Kama and others. And from this happy-go-lucky young man who had little worry in life, he becomes so consumed by his dream to see India liberated and to eliminate everyone who came in that path. कर्जन वाइली लेफ्टिनेंट कर्नल की पद तक पहुंचने वाला एक पूर्व सेना अधिकारी था। ब्रिटेन के लिए उसने नेपाल में भी अपनी सेवाएं दी थी। सेना से सेवानिवृत्ति के बाद उसका काम ब्रिटेन में भारतीयों पर नजर रखना था, और वहां से जुटाई गई गुप्त जानकारियां वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को पहुंचाता था। बड़ी चालाकी से वाइली भारतीयों से दोस्ती करता, उसका हितैषी बनता और अपने काम की जानकारी निकाल लेता था। इंग्लैंड में इंडिया हाउस से जुड़े सभी लोगों पर उसकी नजर थी। इससे इंडिया हाउस के सभी लोग बहुत परेशान थे। लंदन में इंडिया हाउस में रहते हुए ढींगरा भारतीय आंदोलनकारियों के संपर्क में आए थे। ढींगरा देश में भारतीयों पर हो रहे अत्याचार से बहुत क्षुब्ध थे। वहीं की राष्ट्रवादी गतिविधियों से प्रभावित होकर 1 जुलाई 1909 को रात 8 बजे ढींगरा ने कर्जन वाइली के शरीर में 4 गोलियां उतार दी। कर्जन वाइली ढेर हो गया। इसी काम को अंजाम देने के लिए ढींगरा ने जनवरी में अपना गन लाइसेंस लिया था। एक गन खरीदी और वो टॉटनहैम कोर्ट रोड की शूटिंग रेंज में प्रैक्टिस किया करते थे। उन्हें पता था पकड़े जाने के बाद इंडिया हाउस का नाम सामने आ सकता है, इसलिए इस राजनीतिक हत्या को अंजाम देने के पहले ही वो वहां से लेडबरी रोड के एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए थे। आपको बता दें, श्यामजी कृष्णा वर्मा के संरक्षण में इंडिया हाउस की शुरुआत 1 जुलाई 1905 में हुई थी, और कर्जन वाइली की राजनीतिक हत्या के बाद इसे 1910 में बंद कर दिया गया। ढींगरा को वारदात वाली जगह पर ही पकड़ लिया गया और ब्रिक्सटन जेल में डाल दिया गया। उन्होंने कोर्ट में अपने बचाव में कोई पक्ष पेश नहीं किया और अपना लिखित वक्तव्य पढ़ने की इच्छा जताई, जिसे कोर्ट ने मना कर दिया। Before his execution by the British government in London, he gives out this famous statement, his last statement, which is by far considered one of the most, evocative and patriotic statements that any revolutionary has ever, sent out. And in fact, none less than Winston Churchill then had commented that Dhingra's last words are the finest ever made in the name of patriotism, and even compared him with Plutarch's immortal heroes. But sadly, for a man who was even acknowledged by his enemies, a lot of Indians
particularly the moderate faction of the Indian National Congress, derided Dhingra for what he did. Dadabhai Nauroji or Gopal Krishna Gokhale and even Mohandas Karamchand Gandhi called Dhingra's act an act of cowardice, something that was inexcusable, and so on. And even a group of Indians met in London to pass a resolution condemning Dhingra's act. More sadly, his own family disowned him and continues to disown him to this date. And in the midst of all this, it was actually the revolutionaries, comrades who were there with him, such as Savarkar, VVS Iyer and others, who took up the cudgels on behalf of Dhingra. And in a meeting that was convened in London to denounce him, they very, very bravely put forth their opposition to any condemnation of Dhingra. And his voice also, somehow they managed to get out of the jail and have it published, the last statement, which was called The Challenge, which then gets published in several newspapers in England, and gives to all of us in India today a glimpse of what this brave heart was all about. For years, his ashes too were not brought to India. It was only in the 1970s that under the then Prime Minister Indira Gandhi, there was a public acknowledgement of Madan Lal Dhingra. There was a statue of his put up in his hometown in Amritsar. Of course, Lala Hardayal of the Gadar party had said that in free India, once the British government ceases to exist, Dhingra's monuments will adorn all the squares of different cities. Sadly, I don't think that has happened all over the country. I don't know how many of our young people in India today would really know who this brave heart was, who gave up his life, who gave up his everything, who gave up even his own family and their support for the cause of the motherland, for the cause of its liberation. बाद में 17 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को फांसी दे दी। विनायक सावरकर की मदद से लंदन के डेली न्यूज ने ढींगरा की फांसी से ठीक एक दिन पहले यानी 16 अगस्त 1909 को उनका वक्तव्य एक्सक्लूसिव स्कूप की तरह छाप दिया। इसमें हंसी खुशी देश के नाम मरने वाले ढींगरा भगवान से प्रार्थना करते रहे कि वो उसी माँ की कोख से फिर से जन्म ले और तब तक अपनी जान देश के लिए कुर्बान करते रहें जब तक देश आजाद नहीं हो जाता। ढींगरा की फांसी के पहले ही जुलाई 5, 1909 को लंदन के कैक्सटन हॉल में कर्जन वाइली के लिए एक शोक सभा हुई, जिसमें बड़ी संख्या में भारतीयों ने हिस्सा लिया और ब्रिटिशर्स की चापलूसी में जमकर ढींगरा को कोसा। ढींगरा के पिता ने घोषणा करके मदन लाल ढींगरा से अपना नाता तोड़ लिया था। उस समय ढींगरा के 2 भाई भी लंदन में पढ़ते थे। वो भी इस सभा में आए, अपने भाई के काम के लिए शर्मिंदगी और खेद व्यक्त किया। उपस्थित लोगों ने उन्हें बर्बर, विश्वासघाती, कायर, अमानवीय कहा। इसी सभा में विनायक सावरकर की पिटाई कर दी गई थी क्योंकि उन्होंने मदन लाल के पक्ष में बात करने की कोशिश की थी। उधर भारत में भी नेताओं का रवैया यही था। गोपाल कृष्ण गोखले के विचार में ढींगरा ने भारतीयों का नाम खराब किया और इस घटना से सुसंस्कृत समाज में भारतीयों का सर शर्म से झुक गया। मोहनदास गांधी के विचार में ढींगरा द्वारा कर्जन वाइली की हत्या कायरता पूर्ण थी और ढींगरा के पक्ष में कोई बात कहना उन्हें स्वीकार्य नहीं था। 10 सितंबर 1909 को पेरिस इंडिया सोसाइटी द्वारा निकाले गए द वंदे मातरम के पहले इशू को ढींगरा के नाम समर्पित किया गया। ढींगरा द इमॉर्टल लेख में आखिर में कहा गया है कि आने वाले समय में जब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अंत हो जाएगा तो ढींगरा की मूर्तियां हर बड़े शहरों में स्थापित होंगी, जिन्होंने देश से बाहर रहते हुए अपने प्यारे देशवासियों के लिए अपनी जान कुर्बान की। लेकिन क्या ऐसा हो सका? बाद में 13 दिसंबर 1976 में जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, उनकी मदद से मदन लाल ढींगरा के पार्थिव अवशेष को देश में लाया जा सका। सच तो ये है कि शहीद मदन लाल ढींगरा के परिवार वाले सरकार द्वारा प्रायोजित उनके शहीदी दिवस का आज तक बहिष्कार करते हैं।